नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की जो हमने बिजनेस की अकाउंटिंग करी है उस अकाउंटिंग को एक बार गो थ्रू करने का टाइम आ चुका है। उस बिजनेस की जो अकाउंटिंग है उसको एक बार दोबारा से रिकंसाइल करने का टाइम अब स्टार्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है वो अब एंड होने की कगार पर है। मार्च का महीना स्टार्ट है। तो अब हमें कुछ हमारी बिजनेस की जो अकाउंटिंग करते वक्त जो हमारी से छोटी छोटी गलतियां हो जाती है उन गलतियों को हमें मार्च 2025 के अंदर अंदर ही उसको क्लियर करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी पेमेंट हमारी बैंकिंग चैनल के थ्रू से हमें करनी होती है जो बाई मिस्टेक रह जाती है। और कुछ काम हमारे जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल करना है, स्टेटमेंट वगैरह मिलानी है, ऑडिट करवानी है, ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद हमारे स्टार्ट होते हैं। लेकिन कुछ काम हमें ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट करना जरूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने कुछ ऐसी छोटी छोटी बेसिक बातों पे डिस्कस करेंगे जो एक अकाउंटेंट से या किसी भी प्रोफेशनल से गलती से मिस्टेक भी हो सकती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, आरसीएम को लेके। यानी कि बहुत सारी गलतियां याद होती है, हम आरसीएम का जो हमारी जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है जमा कराने की वो हमारे से मिस्टेक से रह जाती है। लेकिन अब होता क्या है, भी आपको अब पता हमें कैसे चलेगा, पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमें साथ में ओपन करके चलना पड़ेगा। या हमें देखना पड़ेगा भी अगर हमने कोई ट्रांसपोर्टेशन यानी कि अगर जो आपने कोई लेजर बना रखा होगा फ्रेट चार्ज का या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस का, अगर हमने किसी यूआरडी यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर हमने कोई सर्विस ली है, हमने उसको किराया भाड़ा पे किया है, तो वहां पर हमारी कंपनी की ये लायबिलिटी बनती है, वहां पर हमें जीएसटी का आरसीएम हमें डिपॉजिट करवाना जरूरी होता है। अगर आपने करवा दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने फ्रेट के नाम से, ट्रांसपोर्टेशन के नाम से एक्सपेंसेस आपने एंट्री कर रखी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वहां पर आपको जीएसटी है जो आरसीएम के रूप में कैश में जमा करवानी जरूरी है, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आरसीएम के आपको जीटीए के साथ साथ हमें जो रेंट हम पे कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी को प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ले रखी है और उसका आपने एक्सपेंसेस है जो आपने बुक कर रखा है, और वहां से मान लीजिए आपको किसी भी टाइप का इनवॉइस आपके पास नहीं आया, ठीक है, उस एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको उस रेंट के ऊपर आरसीएम जमा करवाना जरूरी है। अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को आपने रेंट पे किया है और वहां से आपके पास उसका इनवॉइस आ चुका है बन के, यानी कि एफसीएम के रूप में आपके पास में आ चुका है, तब आपको आरसीएम जमा करवाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको आरसीएम जमा करवाने की जरूरत है अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को रेंट पे किया है तो उस कंडीशन में। तो एक हमें ये बात चेक करनी होगी। दूसरी बात आएगी इंपॉर्टेंट टीडीएस और टीसीएस की। सेक्शन कोई भी हो सकता है, वो आपका इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है तो अगर आपके ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी थी, आपने कोई रेंट पे किया है या आपने कोई फ्रेट पे किया है कॉन्ट्रैक्ट का, तो किसी भी सेक्शन के अंदर मान लीजिए आपने पेमेंट करी है और वो सेक्शन टीडीएस के अंडर में कवर हो रही है सेक्शन के, तो वहां पर भी हमारी टीडीएस डिपॉजिट, अगर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अगर हमारी बनती है तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। इसी तरीके से आगे ऊपर आपने किसी व्यक्ति को, रजिस्टर्ड व्यक्ति को 50 लाख से ऊपर की ज्यादा अगर आपने सेल करी है तो वहां पर भी हमारी कंपनी की ये लायबिलिटी बनती है, तो भी वहां पर हमें सेल इनवॉइस के ऊपर टीसीएस लगाने की, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा भी कौन कौन सी ऐसी आपके कस्टमर, रजिस्टर्ड कस्टमर जिनको आपने 50 लाख से ऊपर का सेल कर दिया हो लेकिन टीसीएस काटना आप उसका भूल गए हो, तो आपको ड्यूरिंग द ईयर आपको टीसीएस काट के आप अपनी फोर्थ क्वार्टर रिटर्न के अंदर इसको जमा करवा सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आपने रिटर्न ऑलरेडी फाइल करी है, आपने मान लीजिए टीडीएस भी काटा है, टीसीएस भी काटा है, तो आपने जो रिटर्न फाइल करी है उस रिटर्न को भी हमें एक बार दोबारा गो थ्रू करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है भी मान लीजिए इनवॉइसिंग हमारे से चेंजिंग होगी हो, या परचेज के ऊपर मान लीजिए हमने 94Q सेक्शन के तहत हमने कोई टीडीएस डिडक्ट किया हमारे सप्लायर का, बाद में पता चला भी एक आधा जो परचेज इनवॉइस था हमने एंट्री उसकी बाद में करी थी, तो उस परचेज के ऊपर तो 94Q का टीडीएस कटा ही नहीं है, ठीक है। तो हमें उस चीज को भी चेक करना पड़ेगा भी जितनी हमने 50 लाख रुपए से ऊपर की जो हमने परचेज करी है उसके ऊपर जितना टीडीएस हमने डिडक्ट किया है उतना हमने रिटर्न के अंदर शो किया है या नहीं किया। कोई बाय दुआ गलती से कोई ऐसा इनवॉइस या कोई ऐसा क्वार्टर जहां पर इस टाइप की कोई गलती होगी हो तो उसको भी हमें गो थ्रू करना पड़ेगा और उसका डिफरेंस हम फोर्थ क्वार्टर के अंदर जमा करवा सकते हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है 43B जो क्लोज एच है, यानी कि अगर आपने एमएसएमई के जो आपके सेंट्री क्रेडिटर है, कौन कौन से,
एमएसएमई के अंदर स्मॉल या फिर माइक्रो की कैटेगरी के अंदर जो भी आपके सप्लायर है, जो भी आपके सेंट्री क्रेडिटर है, तो उनको भी आपकी लिस्ट चेक करनी पड़ेगी। उनको भी आपको 45 डेज के अंदर आपने उनको पेमेंट करी है या नहीं करी है। तो यहाँ अब आपको दोनों साल के सेंट्री क्रेडिटर आपको देखने पड़ेंगे, यानी कि लास्ट 31 मार्च 2024 के जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग सेंट्री क्रेडिटर की लिस्ट थी, उनकी लिस्ट का जो भुगतान आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कर दिया या नहीं कर दिया। यानी कि एक बार उनका 45 दिन के अंदर जो पिछले इनवॉइस है वो क्लियर होते रहने चाहिए। और इस साल के जो सेंट्री क्रेडिटर है, यानी कि 2024-25 के जो आपके सेंट्री क्रेडिटर है, उनका पेमेंट भी आपको 45 दिनों के अंदर भुगतान आपने किया या नहीं किया, तो वो भी आपको अपनी सेंट्री क्रेडिटर की अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर या जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो वहां पर भी आपको एजिंग वाइज फिल्टर लगा के चेक करना पड़ेगा भी कौन कौन से ऐसे सप्लायर जिनकी जो पेमेंट है वो 45 दिन से ज़्यादा की ड्यू चल रही है। अदरवाइज अगर आपने इनके 45 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं करी, तो जैसा कि आपने लास्ट ईयर के अंदर भी हमने देखा था भी आपका जो परचेज एक्सपेंसेस है, जो हम ट्रेडिंग के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर बुक करते हैं, वो परचेज आपकी उस इनवॉइस के अगेंस्ट में जो भी आपने परचेज करी है वो आपकी डिसअलाउ हो जाएगी। यानी कि अगर आपका खर्चा डिसअलाउ हो रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा इफेक्ट पड़ रहा है आपके नेट प्रॉफिट पर। फिर नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा, एक्सपेंसेस डिसअलाउ होगा तो नेट प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर आपको नेट प्रॉफिट के ऊपर आपका टैक्स भी आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है भी मान लीजिए लास्ट ईयर कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो डिसअलाउ हुआ था और इस साल में आपने इसकी पेमेंट कर दी, तो इस टाइप के एक्सपेंसेस को भी आपको इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की जब टैक्स ऑडिट होगी तो वहां पर आपको डिसअलाउ कराना पड़ेगा। तो उनका भी एक बार डाटा आपको एक समरी बना के रखनी पड़ेगी, उसकी भी स्टेटमेंट आपको अलग से तैयार करनी पड़ेगी कि इनके पेमेंट आपने आगे कर दिया है। लास्ट ईयर आपका एक्सपेंसेस डिसअलाउ हुआ था लेकिन इस साल के अंदर वो क्लियर हो चुका है। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो हमारा हर मंथ का काम रहता है जीएसटी का आईटीसी और सेल, यानी कि अब ऑलमोस्ट हमारे 3 क्वार्टर जीएसटी के कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन 3 क्वार्टर का जो भी हमारा जीएसटी का इनपुट है, जिसको अपने जीएसटी का आईटीसी बोल देते हैं, वो आईटीसी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैच है या नहीं है। यानी कि कोई ऐसा इनवॉइस जिसकी एंट्री हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर रखी है लेकिन वो पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं है, या वो इनवॉइस पोर्टल पर है लेकिन वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं है, तो उसका आईटीसी हमें रिकनसाइल भी करना पड़ेगा। जहां तक हो सके अगर कोई आपका कोई ऐसा सप्लायर जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता हो तो 3 क्वार्टर तक आपका डाटा यहाँ पर मैच हो सकता है। और इसी के साथ साथ आपकी सेल का डाटा भी मैच होगा, यानी कि हम कह सकते हैं भी आपने जनवरी 2025 तक आपने रिटर्न फाइल कर दी, तो जनवरी 2025 तक यानी कि इन 11 महीनों में जो भी आपकी सेल थी, जो आपने जीएसटीआर 1 के अंदर जीएसटीआर 3B के अंदर हमने डिक्लेयर करी है, उतनी सेल हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनवरी मंथ 2025 तक बराबर है या नहीं है। कोई गलती से कम या ज़्यादा सेल है तो हम आगे वाले मंथ के अंदर या इस क्वार्टर के अंदर अपने उसको भी अपडेट करवा सकते हैं। और इम्पोर्टेंट यहाँ पर है आपकी टैक्स फ्री की परचेज, जो हम 3B के अंदर शो करते हैं, हमारी जीएसटी की टैक्स फ्री की जो परचेज है वो परचेज आपने प्रॉपर बुक करी है या नहीं करी है। क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सोचते हैं भी हमारी ये जीएसटीआर फ्री की परचेज है, फिर जीएसटीआर फ्री की परचेज है तो जीएसटी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, ना तो कोई इनपुट पे पड़ेगा ना कोई आउटपुट पे पड़ेगा। लेकिन हमारी जो ट्रेडिंग अकाउंट जब हमारा बनेगा टैक्स फ्री की सेल का परचेज का, तो वो जो परचेज हमारी आएगी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, वो परचेज हमारी जो जीएसटीआर 3B के अंदर हमने परचेज शो करी है उसके साथ भी मैच होना जरूरी है। अभी यहाँ तक कि इन जीएसटीआर फ्री परचेज के भी नोटिस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट आती है कैश ट्रांजैक्शन, यानी कि ऐसा कोई खर्चा जो हमने 10,000 रुपये से ज़्यादा पे किया है वन टाइम के अंदर, वन डे के अंदर। अब वो एक्सपेंसेस के रूप में भी हो सकता है या किसी पार्टी को पेमेंट के रूप के अंदर भी हो सकता है। मान लीजिए आपका ऐसा कोई सप्लायर जो आपसे जिनसे आपसे आईटीसी लेते हो और आप उनसे गुड्स परचेज करते हो, ठीक है, और आपने उनकी जो पेमेंट है वो बैंकिंग चैनल से न दिखाने के बजाय आपने उनको कैश में पेमेंट करी है और वो भी पेमेंट 10,000 रुपये से ज़्यादा की है, तो आपको उन एंट्रियों को भी डिवाइड करना पड़ेगा या फिर उन एंट्री को डिलीट करके मार्च के अंदर अंदर आपको एक बार बैंकिंग चैनल के थ्रू आपको उसकी ट्रांजैक्शन है जो दिखानी पड़ेगी, चाहे वो सप्लायर को पेमेंट हो चाहे वो किसी खर्चे की पेमेंट हो, तो वो भी आपको देखना भी कोई 10,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट आपने न कर रखी हो।
और उसके बाद में आपके जो बैंक अकाउंट है, जब फरवरी 2025 तक आप कह सकते हैं कि फरवरी 2025 तक जितने भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बैंक अकाउंट है, जितने भी बैंक अकाउंट के अंदर आपके बिजनेस के अकाउंट है, उन सभी अकाउंट की स्टेटमेंट आपके पास हो, और उसके अंदर जो भी आपकी कोई सस्पेंस हो, ऐसी एंट्री जो आपने क्लियर नहीं हो रही थी, आपने बुक्स को मैच करने के लिए, बैंक अकाउंट को मैच करने के लिए आपने सस्पेंस अकाउंट के अंदर उसकी एंट्री डाल दी, तो वो सस्पेंस अकाउंट भी आप जहां तक हो सके मार्च 2025 मंथ के अंदर ही क्लियर कर लें। क्योंकि अगर आपका सस्पेंस अकाउंट क्लियर हो गया, इसका मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक बैलेंस है, वो बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपकी कोई सप्लायर की पेमेंट वगैरह थी, तो वो भी क्लियर हो जाएगी, ताकि आपका कोई सस्पेंस में एंट्री पड़ी हो। ठीक है, कई बार ज़्यादातर ये कंडीशन आती है जब हमारे पास बैंक के अंदर ये पैसा हमें रिसीव होता है, तब हमें पता नहीं चलता भी पैसा किसका आया हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर हम सस्पेंस एंट्री करते हैं। क्योंकि जब हमारी पेमेंट एंट्री होती है तो हमें ऑलमोस्ट ये चीज़ें याद रहती है भी हमने ये पेमेंट किसको करी है। फिर भी अगर कोई एक आधी पेमेंट आपकी कोई सस्पेंस में है, तो उनको मार्च 2025 के अंदर क्लियर कर ले, ताकि हमारी सेंट्री क्रेडिटर की जो लिस्ट है और सेंट्री डेबिटर की जो लिस्ट है वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर हमें शो हो जाए भी हमारी इतनी टोटल आउटस्टैंडिंग आ रही है। इसी तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट हमें देखना है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या देखना है भी, सबसे पहला हमारा जो मार्च 2024 का जो सेशन था, हमारा मार्च 24 का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था, वो क्लोजिंग बैलेंस प्रॉपर 24-25 के अंदर उनकी वैल्यू ओपनिंग में प्रॉपर सही आ रही है या नहीं आ रही है। कोई गलती से कोई ट्रेडिंग अकाउंट हमारा मिसमैच नहीं चल रहा हो। मतलब मान लीजिए हम जीएसटी का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं परसेंटेज वाइज में, हमारी जीएसटी का 5%, जीएसटी वाला 12%, 18%, तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए कोई जीएसटी 12% की आइटम है, लेकिन आपने ट्रेडिंग अकाउंट उसका जीएसटी 5% दे रखा हो, या 12% की आइटम है लेकिन जीएसटी का ट्रेडिंग अकाउंट आपने उस प्रोडक्ट का 18% का बना रखा हो, तो आपकी जितनी सेल आइटम वाइज अगर आप सर्च मारोगे तो 18% की जितनी आपकी ट्रेडिंग के अंदर परचेज और सेल की वैल्यू आ रही है, उतनी आपकी ट्रेडिंग में भी शो है कि नहीं है, तो वो भी हमें क्रॉस मिलान करना जरूरी होगा, ताकि हमारी जब हमारी टैक्स ऑडिट होगी वहां पर जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो वो ट्रेडिंग अकाउंट भी हमारे बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो। तो आई होप कि ये जो छोटी छोटी बेसिक बातें हैं ये हमें मार्च 2025 के अंदर अगर अपनी क्लियर कर लेंगे तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल साफ सुथरी रहेगी, और जब हमारी टैक्स ऑडिट होगी तो वहां पर हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो नहीं आने वाली है। और इसी तरीके से जब आपकी एनुअल रिटर्न की बात करें जीएसटी 99C की, तो वो भी हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आई होप कि इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला। वीडियो पसंद आई तो लाइक आप जरूर कर देना, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी आप जरूर कर देना।